नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी कहानी उद्भव व विकास भाग 2। हिंदी कहानी से जुड़ा हुआ भाग 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि हिंदी कहानी का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और इसका आगमन कैसे हुआ। और उद्भव और विकास में हम इसके 2 भाग कर चुके हैं, जिसे कि हमने 6 भागों में बांटा था। प्रारंभिक काल की कहानियाँ, द्विवेदी युग या पूर्व प्रेमचंद युग की कहानियाँ, प्रेमचंद युग की कहानियाँ, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियाँ, नई कहानी और कहानी आंदोलन। आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद युग की कहानियाँ और प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर प्रेमचंद युग की बात करें तो इसका समय देखें तो इसका समय है 1916 से लेकर 1936 ईस्वी। ये इसका समय काल है। सबसे पहले हम देखें प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद इस काल के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं या सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक हैं। इनकी जो प्रथम कहानी है वो सोत है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इनकी अंतिम कहानी कफन है। प्रेमचंद के बारे में आप सब जानते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। इसके साथ अगर देखें तो वैसे तो इनका संसार का अनमोल रतन प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, लेकिन वो उर्दू में लिखी हुई कहानी है और नवाब राय के नाम से लिखी हुई कहानी है। और प्रेमचंद के नाम से जो इन्होंने पहली कहानी लिखी वो भी उर्दू में ही लिखी, जिसका नाम था ममता, और वो लिखी 1908 ईस्वी में। लेकिन अगर हिंदी कहानी की दृष्टि से देखें तो इनकी प्रथम कहानी सोत है, जो कि 1915 ईस्वी में लिखी गई। कुछ विद्वान, ये माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, कुछ विद्वान जैसे कि गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, वो मानते हैं कि उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर है, जो कि 1916 में लिखी गई। कमल किशोर गोयनका है, वो मानते हैं कि इनकी पहली कहानी परीक्षा है हिंदी की, जो कि 1914 में लिखी गई। तो ये अलग अलग मतभेद है, लेकिन सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया गया है वो हिंदी की प्रथम कहानी सोत है प्रेमचंद की, और अंतिम कहानी कफन है। इसमें भी कमल किशोर गोयनका का मत अलग है। वो ये मानते हैं कि इनकी अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है, लेकिन सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है वो इनकी कफन कहानी है, जो कि इनकी अंतिम कहानी है। अगर विस्तार से देखा जाए तो इन्होंने अनेक कहानियां लिखी। उनके बारे में अगर यहाँ बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा संक्षेप में चलूंगी। यहाँ पर प्रेमचंद ने कुल 292 कहानियों की रचना की, जो कि मानसरोवर नाम से 8 कहानी संग्रह में संकलित हैं। यानी मानसरोवर नामक पुस्तक के 8 भाग प्रकाशित हुए, या जिनमें इनकी 292 कहानियों को संकलित किया गया है। इसके साथ अगर देखें प्रेमचंद की कहानी कला की अगर बात करें तो सबसे पहले वो आदर्शवादी कहानियां लिखा करते थे। आदर्शवादी जो कहानियां हैं, जिसमें सोत है, पंच परमेश्वर है, सज्जनता का दंड है, बलिदान आदि। यानी यहाँ पर ये आदर्श स्थापित करना चाहते हैं समाज में। लेकिन जब उन्होंने समाज को गौर से देखा, उसको जाना, समझने का प्रयास किया, तब उन्हें लगा कि केवल आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा। तब वो यथार्थवाद से जुड़े। जैसा देखा वैसा चित्रण करना कहानियों के माध्यम से, जिसमें बूढ़ी काकी है, इनका ग्रहदाह है, कजाकी है, अलगोजा इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो यथार्थवादी कहानी है। इसके बाद जब उनका मन इस बात पर भी नहीं सहमत हुआ तो उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से जुड़े और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए कहानियों की रचना की, जिसमें ठाकुर का कुआं, ईदगाह कहानी महत्वपूर्ण कहानियां इसी श्रेणी में आती है। यानी इन सबसे पहले आदर्शवादी कहानियां लिखी, उसके बाद यथार्थवादी कहानियां लिखी, और उसके बाद ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर प्रवृत्त हुए। तो ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं इसमें प्रेमचंद युग के। प्रेमचंद दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का भी कहानी कला में विशेष योगदान रहा। इनकी पहली कहानी ग्राम है, जो 1911 ईस्वी में लिखी गई, और इनकी अंतिम कहानी सालवती है, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। छाया जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, और ये क्यों विशेष है, क्योंकि ये पहला हिंदी का कहानी संग्रह माना गया है। पहला हिंदी का पहला कहानी संग्रह छाया को माना गया है। किसका है? जो कि जयशंकर प्रसाद का है। इनकी जो कहानियां हैं उसमें नारी को प्रधानता दी गई है।
नारी के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको दिखाया गया है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक आधार पर कहानियों की रचना की गई है। जैसे कि हमारे सिलेबस में भी आप कहानी पढ़ चुके हैं जयशंकर प्रसाद की, तो वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर या पौराणिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर इन्होंने अपनी कहानियों की रचना की है। विशेष तौर पर इतिहास से जुड़े हुए विषयों को इन्होंने अपने कहानी, उपन्यास आदि में उठाया है। इसके बाद अगर प्रेमचंद युग के अन्य प्रमुख कहानीकार देखें तो उसमें बद्रीनाथ भट्ट है। इनकी प्रथम कहानी है हार की जीत, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कब, 1920 ईस्वी में। इसके साथ पांडे बेचन शर्मा उग्र है, ये एक प्रकृतिवादी कहानीकार हैं और इनकी जो पहली कहानी है वो है वरदान। इसके बाद अगर देखें तो पांडे बेचन शर्मा का जो कहानी संग्रह है चिंगारियां, ये देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत कहानियों का संग्रह है। इसी कारण 1925 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। उसके बाद देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो कि काव्य की दृष्टि से छायावादी है, लेकिन लेखक के दृष्टि से या कहानी की दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वो है लिली, सखी और सुकुल की बीबी। इसके बाद है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ये एक ऐतिहासिक कहानीकार माने जाते हैं, यानी इतिहास को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। और इनकी भी अगर पहली कहानी की बात करें तो वो है गृह लक्ष्मी, जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके पश्चात भक्ति चरण वर्मा है, राय कृष्ण दास है, भक्ति प्रसाद वाजपेयी हैं, विनोद शंकर व्यास हैं, शिव पूजन सहाय हैं, राहुल सांकृत्यायन आदि प्रमुख कहानीकार हैं, जिन्होंने की कहानी विधा में अपना विशेष योगदान दिया है। अब अगर इन सबकी कहानियों की विशेषताओं की बात करें तो इनकी कहानियों में मुख्य विषय व्यक्तिवादी विचारधारा है, यानी व्यक्ति को महत्व दिया है। इसके साथ साथ मध्य वर्ग का जो जीवन है उसको भी बहुत ही स्पष्टता से चित्रण किया है और उनके जीवन में जो पीड़ा है, मध्य वर्गीय जीवन में जो पीड़ा है, उसको भी अपनी कहानियों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास इस युग के कहानीकारों ने किया है। देखिए, वैसे तो अगर हम इनकी सबकी कहानियां लिखेंगे तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लिमिट होती है नंबरों की और उसी के हिसाब से आपको प्रश्न तैयार करना होता है। तो वो आप अपने हिसाब से कहानी का प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा लंबा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ नहीं है, बहुत जल्दी आप नहीं लिख पाते हैं, तो आप इस प्रश्न को अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। जैसे प्रेमचंद युग के कहानीकार आप जो पॉइंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ प्रमुख कहानीकारों के नाम, और अगर किसी की कहानी विशेष आपको याद रहती है तो उस कहानी के बारे में देकर और इस काल के कहानीकारों की मुख्य विशेषताओं, यानी कहानी में मुख्य विषय कौन से उठाए गए हैं, वो भी लिखकर आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। उसमें आप कहानीकारों के नाम एक साथ दे देंगे और जिसकी कहानी आपको ध्यान रहेगी उसकी कहानी उसके साथ बता देंगे। जिसकी ध्यान ना रहे वहाँ पर गलत लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर सभी कहानीकारों के कहानी की लेखन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको आप बताकर इसको समाप्त कर देंगे और फिर दूसरा पॉइंट आप तैयार करेंगे। इसी प्रकार से आप ये प्रश्न को तैयार करें ताकि आपका समय भी बचे और आपका प्रश्न भी पूरा हो जाए। अब बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद के बाद का जो काल है। देखिए, प्रेमचंद का जो समय है 1916 से लेकर या 15 से लेकर 36 तक हम मान रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 1936 से लेकर 1950 ईस्वी तक का समय हम प्रेमचंदोत्तर युग में देखेंगे। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में यशपाल है, इलाचंद्र जोशी है, जैनेन्द्र है, उपेंद्र नाथ अश्क है, अज्ञे है, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, जानकी वल्लभ शास्त्री, प्रभाकर माचवे, अमृत राय और रांगे राघव है। इनमें सभी कहानीकार प्रमुख कहानीकार हैं प्रेमचंद के बाद के युग के। इनमें अगर यशपाल की बात करें तो यशपाल जो है ये एक साम्यवादी कहानियां लिखी, यानी साम्यवाद से ये प्रभावित थे, मार्क्सवाद से ये प्रभावित थे, तो उसी विचारधारा को आधार बनाकर इन्होंने कहानियों की रचना की। इसके साथ साथ इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता ये भी है कि ये आदर्शवादी और उद्देश्यपरक कहानियों की रचना इन्होंने की है। इसके बाद अगर इलाचंद्र जोशी की बात करें तो ये मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थी। जो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है उससे ये प्रभावित थी और उन्हीं विचारधाराओं को इनकी कहानियों में देखा जा सकता है। इनकी प्रथम कहानी
रात है। इसके साथ अगर इनके और प्रसिद्ध कहानियों की बात करें तो जैसे प्रेत आत्मा है, मिस्त्री है, चौबे विवाह की पत्नी है, यानी अनेक ऐसी कहानियां जो इन्होंने लिखी। और इनकी कहानियों का मुख्य विषय क्या है? मनोविश्लेषणवाद। देखिए यहाँ पर कहानियों के विषय बदल रहे हैं। प्रेमचंद के युग में हमने जो वर्णन देखा है, विशेषताएं देखी हैं, वहां पर आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। और यहाँ पर देखिए साम्यवाद है, मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, यानी यहाँ पर कहानी लेखन के जो विषय हैं वो बदल रहे हैं। उसके बाद अगर जैनेन्द्र की बात करें तो जैनेन्द्र ने भी मनोवैज्ञानिक आधार पर कहानियां लिखी हैं, यानी इन्हें मनोवैज्ञानिक कहानियों के जनक माना गया है। किसको? ये आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक कहानियों के ये जनक हैं। कौन? जैनेन्द्र। इसके बाद अगर देखें इनकी जो कहानी है, इसमें इन्होंने बाल मनोविज्ञान को भी विशेष स्थान दिया, यानी बच्चों के मन में क्या क्या भाव है, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आता है, या किस प्रकार की भावधारा उन्हें प्रभावित करती है, उसको भी इन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। इसी प्रकार अगर अज्ञे की बात करें तो अज्ञे भी एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनकी कहानियों के जो मुख्य विषय हैं वो क्या है? प्रेम और सौंदर्य का चित्रण इन्होंने अपनी कहानियों में किया है, व्यक्ति के संघर्ष का चित्रण किया है। इसके साथ साथ क्योंकि ये सेना में भी रहे तो सैन्य जीवन कैसा होता है उसका वर्णन भी इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। हिंदू मुस्लिम संबंध, जो विभाजन हुआ, देश का विभाजन, उसमें जो लोगों को दुख झेलने पड़े उसका चित्रण किया है। इसके साथ साथ इनकी कहानियां मनोविश्लेषणवाद से तो प्रभावित हैं ही, इसके साथ जो मानव जीवन में अहम का भाव है, अहंकार का भाव है, उसका चित्रण भी इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। और यौन संबंध इनकी कहानियों के मुख्य विषय में शामिल है, यानी जिस चीज को हम छुपाए रख रहे थे या जो पर्दे के पीछे हम रख रहे थे, उन चीजों को इन्होंने स्पष्टता से वर्णन किया है, क्योंकि वो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ जो जीवन का कड़वी सच्चाई है, कटु यथार्थ है, उसका चित्रण भी आगे की कहानियों में देखा जा सकता है। अब अगर इनकी सभी को अगर एक साथ शामिल करके इस तरह से हम पॉइंट बनाकर इनकी कहानियों की विशेषताएं लिखें तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है या मनोवैज्ञानिक विषय उठाए हैं, यथार्थवादी जो इनका लेखन है वो यथार्थवादी है, चरित्र की प्रधानता इनकी कहानियों में, व्यक्तिवादी विचारधारा है, और समस्या प्रधान कहानियों का चित्रण इन्होंने अपनी लेखन में किया है। यह कहानियों के जो मुख्य विषय है वो समस्या प्रधान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद के बाद का जो कहानी लेखन की विधा है उसमें कितना परिवर्तन आया है। पहले जो समाज के आसपास जुड़े हुए विचारधारा थी वो अब समाज से व्यक्ति के पास आ गई है, यानी व्यक्ति पर सीमित हो गई है, और व्यक्ति पर भी आकर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो प्रेमचंद के बाद के कहानीकारों में देखा जा सकता है। और ये समय काल कौन सा है? 1936 से लेकर 1950 ईस्वी तक। इसके बाद देखते हैं नई कहानी। देखिए नई कहानी का समय 1950 से 1960 यानी 10 ही सालों का समय है। नई कहानी के कहानीकार प्रयोगवाद से प्रभावित थे। प्रयोगवाद जो आगे के रचनाओं में हम देखते हैं उससे प्रभावित थे। इसमें इन्होंने नए प्रतीक लिए हैं, नए बिंब लिए हैं, यानी लेखन में नया बदलाव लाए हैं। इनमें अगर देखें तो राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा और मोहन राकेश, ये 3 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने नई कहानी का प्रवर्तन किया या बदलाव की दिशा में ये आगे बढ़े। इन्होंने कहानी के शिल्प में यानी लिखने के तरीके में, भाषा शैली में और विषय को नए प्रयोग इनसे जुड़े हुए नए प्रयोग किए हैं, यानी नए तरीके लिखने में भी बदलाव लाए हैं, भाषा में भी बदलाव आया, और जो वर्ण विषय रहा उसमें भी इन्होंने नए प्रयोग किए। नए प्रयोगों के कारण ही इस काल को नई कहानी कहा गया है या नई कहानी का आगमन हुआ है। अब यहाँ पर हमें मुख्य तौर पर क्या जानना है कि इस कालखंड में विशेष तौर पर 2 प्रकार की कहानियां लिखी गई। एक तो ग्रामीण अंचल की कहानियां और दूसरी नगर बोध की कहानियां, यानी मुख्य विषय 2 रहे। ग्रामीण जीवन कैसे है, क्या क्या समस्याएं उनके आती हैं, उसको लेकर जो कहानियां लिखी गई वो ग्रामीण अंचल की कहानियां हैं, और नगरीय जीवन कैसा है, नगर में लोग किस प्रकार अपना जिंदगी जी रहे हैं, उनको लेकर कहानियां लिखी गई। अब अगर इस समय की प्रमुख कहानीकारों की बात करें तो जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए कहानीकार हैं उसमें मुख्य तौर पर शिव प्रसाद सिंह है, फणीश्वर नाथ रेणु है, शेखर जोशी है, मार्कंडे
ये ग्रामीण अंचल के कहानीकार हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई जो कहानियां लिखी उसमें शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, शेखर जोशी और मार्कंडे। उसके बाद अगर देखें, यहाँ ये ठीक कर लीजिएगा, मेरे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, मार्कंडे। उसके बाद नगरबोध के जो प्रमुख कहानीकार हैं उसमें मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव है, मन्नू भंडारी है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि है जो नगरबोध के कहानीकार हैं। तो इन कहानीकारों ने, क्योंकि ये दो भागों में बंट गए थे, एक तो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए विषयों को उठा रहे थे और दूसरे नगर से जुड़े हुए विषयों को उठा रहे थे, तो इनके विषय भी उसी प्रकार थे, उसी प्रकार की समस्याएं थी। इन्होंने इन्हीं विषयों को आधार बनाकर नए प्रतीक ढूंढने का प्रयास किया है, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे विषय के क्षेत्र में हो, क्योंकि नया बदलाव किया गया, इसीलिए इस काल को नई कहानी कहा गया। तो ये हमारा आज का वीडियो था। इसमें एक लास्ट का पॉइंट बचा है जो कहानी आंदोलन है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि कहानी आंदोलन को 4 नंबर में भी अलग से पूछा जा सकता है, तो मैं उसी को थोड़ा विस्तार देकर आपको, ताकि आपका 4 नंबर के हिसाब से भी तैयार हो जाए और बड़ा प्रश्न भी आप उसको बना पाओ, तो वहाँ मैं उसको आपको तीसरे वीडियो में, जो इससे अगला वीडियो बनेगा, उसमें अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तो आज बस यही तक करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, सभी पॉइंट ध्यान से करें। अगर इतना विस्तार से याद ना रहे तो विषय जो मुख्य कहानीकार हैं उनके बारे में बताएं और उस काल की कहानियों की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको बताएं, और इस प्रकार से इस प्रश्न को आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।